हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस द सक्सेस जोन, जिसमें आपको व्यापम, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवेज जितनी भी आपकी एग्जाम्स होती हैं सभी एग्जाम्स के सभी सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पर अवेलेबल होंगे। चाहे मैथमेटिक्स हो, प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स हो, एडवांस मैथ्स, अर्थमेटिक मैथ्स, जीके, प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन, एमपी जीके, हिंदी, इंग्लिश, संविदा वर्ग के लिए आपको पेडोलॉजी, सभी इसी चैनल पर अवेलेबल रहेगा। तो फटाफट चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वह हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना। मैं मयूर आप लोगों के लिए ये एमपी जीके की सीरीज लेकर आया हूं, तो जिसमें प्रीवियस हमारे जितने भी मेरे वीडियोस रहे हैं, जिसमें हमने मध्य प्रदेश का गठन, भौगोलिक स्थिति, पठार, और जो लास्ट वीडियो रहा है उसमें हमने मध्य प्रदेश का ड्रेनेज सिस्टम और जितनी भी नदियां हैं मध्य प्रदेश की डिस्कस की थी, उसके बारे में देखा था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के वाटरफॉल, डैम्स और इरिगेशन सिस्टम। देखिए, ये वीडियोस आप लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियोस कोई जेल पेरी एग्जाम्स, कांस्टेबल या एक इंडिविजुअल एग्जाम्स को टारगेट करके मैंने नहीं बनाया। ये वीडियोस आपको पीएससी प्रीलिम्स में भी काम आएगा, कांस्टेबल में भी काम आएगा, लेबर इंस्पेक्टर में भी काम आएगा, और ए से लेकर डी तक की जितनी भी ग्रेड की एग्जाम्स होती हैं मध्य प्रदेश में, सभी एग्जाम्स में आपको ये वीडियो काम आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के वाटरफॉल्स को। तो सबसे पहला वाटरफॉल जो आपको इस समय दिख रहा है वह चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात की बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है एमपी का, और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये सबसे पहले यदि हम बात करें तो इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। तो भारत का नियाग्रा क्यों कहा जाता है, नियाग्रा है क्या जो इसलिए भारत का नियाग्रा कहा जाता है? तो यहाँ देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो नियाग्रा जलप्रपात एक वाटरफॉल है, नियाग्रा जलप्रपात, जो यूएसए और कनाडा, ठीक है, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर एक नियाग्रा जलप्रपात है, जो किस नदी पर बना हुआ है? सेंट लॉरेंस नदी पर बना हुआ है। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा, सेंट लॉरेंस नदी पर बना हुआ है। इसी की तरह जो मध्य प्रदेश का चचाई जलप्रपात है, दिखता विहंगम दृश्य जिस तरीके का नियाग्रा जलप्रपात का, उसी तरीके से चचाई जलप्रपात का, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। अब बात की जाए कि यह है कहाँ, तो यह रीवा की सिरमौर तहसील में है। हम डिस्ट्रिक्ट तो आप लोग याद रख लेते हैं, लेकिन कभी कभी पीएससी जैसे प्रीलिम्स जैसे एग्जाम्स में डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कि चचाई जलप्रपात किस तहसील में है, तो वह रीवा जिले की सिरमौर तहसील में। जिला कौन सा आ रहा है आपका? रीवा जिला आ रहा है। इसके बाद यदि बात की जाए किस नदी पर है, तो कोई ना कोई जलप्रपात, जितने भी जलप्रपात हैं वह किसी ना किसी नदी पर है। मोस्टली जितने भी जलप्रपात एमपी में है वह नर्मदा नदी पर है। पर चचाई जलप्रपात की बात करें तो यह बीहड़ नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बना है? बीहड़ नदी पर। 115 मीटर यह गहरा है और 175 मीटर क्या है, यह चौड़ा है। कभी इसकी जो लंबाई और चौड़ाई भी पूछ ली जाती है, तो 115 मीटर गहरा है और 175 मीटर जो है यह चौड़ा है। इसके बाद अगली यदि हम बात करें, अगला जो जलप्रपात आपको दिख रहा है वह है धुआंधार जलप्रपात। जैसा कि इसके नाम में ही है, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे धुआंधार जलप्रपात? देखिए, यह जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर है। जब हमने नर्मदा का ड्रेनेज सिस्टम देखा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नर्मदा नदी जब अमरकंटक, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है और फिर उसके बाद वह धुआंधार जलप्रपात बनाती है। जब इस संगमरमर की चट्टानों पर नर्मदा का जल जब गिरता है तो एक जो बूंदें जो विहंगम दृश्य बनाती हैं, उससे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। इसलिए इसका नाम जो पड़ा है वह क्या पड़ा है? धुआंधार जलप्रपात पड़ा है। अगला वाटरफॉल देखें हम, कपिलधारा जलप्रपात। यह भी नर्मदा नदी पर है। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपसे यह पूछा जाएगा कि यह किस जिले में है। तो यदि बात की जाए तो यह अनूपपुर जिले में है। और कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है कपिलधारा जलप्रपात। जितने भी मैक्सिमम, देखिए, नर्मदा नदी एमपी के लिए इकोनॉमिक दृष्टिकोण से सभी तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए नर्मदा नदी जो है वह हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये अनूपपुर जिले में कपिलधारा जलप्रपात, और कहाँ पर है? नर्मदा नदी में। इसके बाद सेकंड जलप्रपात जो आपको दिख रहा है, दुग्धधारा जलप्रपात। यह अनूपपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब जिस जगह से नर्मदा निकलती है वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर जाकर यह दुग्धधारा जलप्रपात बनता है। इसके बाद राहतगढ़ जलप्रपात की बात करें तो यह बीना नदी पर बनता है। किसी बुक में आपको यह चंबल नदी पर मिलेगा, पर यह बीना नदी पर मिलता है, और ये मूलतः है कहाँ? सागर जिले की राहतगढ़ तहसील के पास यह वाटरफॉल है। इसके बाद सहस्त्रधारा जलप्रपात है। सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है महेश्वर में है, खरगोन जिले में, नर्मदा नदी पर है। ठीक है, खरगोन जिले में है और नर्मदा नदी पर है। आप बिल्कुल उसको याद रख सकते हैं, कपिलधारा, दुग्धधारा, सहस्त्रधारा। कपिलधारा, दुग्धधारा, सहस्त्रधारा, ये तीनों नर्मदा नदी पर हैं, और दो जो है अनूपपुर में है, एक आपका कहाँ पर है? खरगोन जिले में। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 8 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। इसके बाद यदि हम अगला बात करें, पाताल पानी जलप्रपात, जो आपको स्क्रीन पर इस समय दिख रहा है, पाताल पानी जलप्रपात इंदौर जिले की महू तहसील में
चंबल नदी पर है। चंबल नदी जो है वो नर्मदा के बाद मध्य प्रदेश की दूसरी इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है। तो पाताल पानी जलप्रपात उसी नदी पर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 300 फीट इसकी ऊंचाई है। अब इंदौर से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ कि इंदौर यदि पूछ लिया जाए कि किस नदी के किनारे पर बसा है तो ऑप्शन में छिपरा है, चंबल और खान भी आ सकता है। तो इंदौर की बात की जाए तो इसका सही आंसर होगा खान नदी। इंदौर जो है वह किस नदी के किनारे पर है? खान नदी के किनारे पर बसा है। इसके बाद अगला जलप्रपात जो दिख रहा है आपको, केवटी जलप्रपात। केवटी जलप्रपात जो है रीवा जिले की नईगढ़ी तहसील बीहड़ नदी पर है। बीहड़ नदी पर भारत का नियाग्रा कहा जाने वाला चचाई जलप्रपात भी है। ठीक उसी तरह केवटी जलप्रपात भी बीहड़ नदी पर है। कहाँ पर है ये? रीवा जिले की गढ़ी तहसील में है। रीवा जिले की गढ़ी तहसील में यह है। ठीक है, ये वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा तो जितने भी जलप्रपात, वाटरफॉल्स हैं, जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं मध्य प्रदेश की चल रही हैं वह सभी हम डिस्कस करेंगे। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारा जो चैनल है टेलीग्राम द सक्सेस जोन, उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको उसका पीडीएफ मिलेगा। उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो छोटे बहुत सारे जलप्रपात हैं, अब हम थोड़े छोटे जलप्रपात के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका आ रहा है डक्षेस जलप्रपात, अप्सरा जलप्रपात, ठीक है, रजत फॉल, वी जलप्रपात। ये सभी जलप्रपात कहाँ पर है? ये सभी जलप्रपात जो है वो पचमढ़ी में। यदि बात की जाए रजत जलप्रपात की तो रजत जलप्रपात काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रजत जल सिल्वर फॉल, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि सिल्वर फॉल जो है वह क्यों उसे सिल्वर फॉल कहा जाता है। तो ये कहाँ पर है? पचमढ़ी में। इसके बाद अगला जलप्रपात जो आपको स्क्रीन पर इस समय दिख रहा है मंदार जलप्रपात व दर्दी जलप्रपात, ये कहाँ पर है? यह भी आपका नर्मदा नदी पर है, हांडिया और बड़वा के बीच है। अब हांडिया कहाँ है? हांडिया हरदा जिले में आता है और बड़वा के बीच यह जलप्रपात है। दूसरा जलप्रपात पांडव जलप्रपात। पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? पन्ना में स्थित है। यहाँ से एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आ सकता है यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पांडव की गुफाएं कहाँ हैं, तो पांडव की गुफाएं जो हैं वह कहाँ पर हैं? तो पांडव की गुफाएं जो हैं वह पचमढ़ी में है। ठीक है, और पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? पन्ना में है। झाड़ीदाह जलप्रपात की बात की जाए तो झाड़ीदाह जलप्रपात जो है वह इंदौर के निकट चंबल में स्थित है। इंदौर के निकट चंबल नदी पर स्थित है झाड़ीदाह जलप्रपात। इसके बाद भालकुंड जलप्रपात जो आपको दिख रहा है, भालकुंड जलप्रपात की बात करें, भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? बीना नदी पर। राहतगढ़ जलप्रपात हमने देखा था कहाँ पर है? बीना नदी पर है। उसी तरह भालकुंड जलप्रपात भी कहाँ है? बीना पर है। पूर्वा जलप्रपात की बात करें तो पूर्वा जलप्रपात जो है टोंस नदी पर है। यह भी कहाँ पर स्थित है? रीवा में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका मिल जाएगा। अगला आपको स्क्रीन पर जो अभी दिख रहा है वह मध्य प्रदेश की परियोजनाएं दिख रही है। मध्य प्रदेश की परियोजना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं जो एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने आपको कुछ पॉइंट वन लाइनर आपको बताने की कोशिश की है, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग की स्थापना कब की गई? यदि जल संसाधन विभाग की बात की जाए तो मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग की स्थापना 1956 में की गई थी। सिंचाई विभाग की स्थापना कब की गई थी? सिंचाई विभाग की स्थापना 1905 में की गई थी। ग्वालियर के राजा हैं, उन्होंने सिंचाई विभाग की सबसे पहले स्थापना की थी। इसमें एक बांध और है, मैं आपको बता दूं, इसमें मेंशन नहीं है, पगारा बांध। यदि बात की जाए तो पगारा बांध जो है वह मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध है और यह कहाँ पर है? ग्वालियर और मुरैना के बीच में स्थित है। तो एग्जाम में ऑप्शन यदि आता है तो आपको ग्वालियर टिक करना है कि ग्वालियर और मुरैना के बीच में पगारा बांध है। अब मध्य प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं, नहरें और तालाब हैं। एग्जाम में ये भी सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आप सीक्वेंस से बताइए कि सिंचाई किस माध्यम से की जाती है। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई अभी भी मध्य प्रदेश में कुओं के माध्यम से हो रही है, फिर नहरें और फिर तालाब के माध्यम से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो MPPSC में एक बार पूछा जा चुका है। अब औसत वर्षा, मध्य प्रदेश की औसत वर्षा बात की जाए तो 112 सेंटीमीटर है। जो नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा उसमें हम मध्य प्रदेश की मिट्टी, मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में बात करेंगे, मध्य प्रदेश की वर्षा के बारे में बात करेंगे। तो ये मध्य प्रदेश की जो औसत वर्षा है वो 112 सेंटीमीटर है। मध्य प्रदेश की सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा है? अभी भी मध्य प्रदेश में सभी जगह नहरें नहीं हैं, सभी जगह आज भी सिंचाई जो होती है वो कुएं या तालाब से होती है। तो सबसे कम सिंचाई वाले जिले की बात करें तो सबसे कम सिंचाई वाला जो जिला है वह आपका कौन सा जिला है? डिंडोरी जिला है। इसके बाद हम यदि नेक्स्ट जो छठवां टॉपिक, छठवां लाइन आपको दिख रहा है, मध्य प्रदेश में सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना कब की गई? तो सिंचाई उद्वहन निगम की बात करें तो ये 1976 में सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना की गई थी। अब नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी IMP क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल आप याद रखिएगा। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन 1980 में किया गया। यह क्या काम करता है? ये जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उन पर यही निगरानी रखता है। इसी के
अंडर में जितनी भी मध्य प्रदेश की परियोजनाएं चल रही मोस्टली नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के अंतर्गत चल रही हैं। इसके बाद यदि हम आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है नर्मदा नदी घाटी परियोजना को देखने वाले हैं कि नर्मदा नदी घाटी परियोजना होती क्या है और यह किस तरीके से इसमें नर्मदा नदी पर कौन कौन से डैम बने हुए हैं, ये सब हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब मैं आपको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैप में देखिएगा कि नर्मदा नदी जो निकल रही है, ठीक, ये अमरकंटक के यहाँ से निकल रही है और जैसे ही ये निकलती है उसके बाद यहाँ पर बरगी बांध बनता है, ठीक है। बरगी बांध बनाने के बाद यह सीधी यहाँ से आपकी होशंगाबाद के पास आती है तो यहाँ पे तवा बांध बनता है जो तवा नदी पर बना हुआ है। तवा नदी जो है वह होशंगाबाद के पास नर्मदा में आके मिल जाती है। ये मैंने आपको ड्रेनेज सिस्टम जब प्रीवियस वीडियो है उसमें आपको बहुत अच्छे से बताया है। उसके बाद जब आगे नर्मदा नदी चलती है तो इंदिरा सागर परियोजना बनती है, खंडवा जिले के पुनासा में है इंदिरा सागर परियोजना। उसके बाद ओमकारेश्वर आते हुए तो ओमकारेश्वर परियोजना बनती है जो ओमकारेश्वर में। उसके बाद आगे करें मान नदी पर बनी हुई एक परियोजना है जिसे क्या कहा जाता है, मान परियोजना कहा जाता है। उसके बाद आगे यहाँ देखिए महेश्वर में एक महेश्वर परियोजना है। फिर आगे चलते हैं जोबट परियोजना। जोबट परियोजना कहाँ पर है, जो हथनी नदी पर बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना में 4 स्टेट इन्वॉल्व हैं, 4 स्टेट की हिस्सेदारी। कौन कौन से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ये सभी अपना अपना एक रेशियो इसमें डिवाइड करते हैं। उसके बाद नर्मदा नदी जो है खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। अब नर्मदा घाटी परियोजना से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देखते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टोटल 41 सहायक नदियों से मिलकर नर्मदा नदी का जो बहाव है, जो अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम है वो चलता है और 41 नदियाँ उसमें सम्मिलित होती हैं और टोटल यह 13-12 किलोमीटर बहती है, जिसमें से 1077 किलोमीटर जो है वह कहाँ पर बहती है, आपकी मध्य प्रदेश में। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे नर्मदा व उसकी सहायक नदियाँ पर 39 बड़ी व 135 मध्यम व 3000 छोटी परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिससे लगभग 27.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी और 2418.4 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाएगा। अब इसमें कुछ परियोजनाएं चल रही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं जो हम अभी देखने वाले हैं। जैसे कि इसमें बात करें हम तो सरदार सागर परियोजना, पहली परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, ये सब परियोजनाएं हम आगे वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, पूरी परियोजना पूरा डिस्कस करने वाले हैं। फिर ओमकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना और पुनासा परियोजना, ये सभी जो परियोजनाएं नर्मदा घाटी पर बनी हुई हैं। अब बात करें कि सरदार सरोवर, जो मैंने आपको पहले बताया बहुउद्देशीय परियोजना थी, इसमें आपका गुजरात शामिल है, राजस्थान शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है, महाराष्ट्र शामिल है, 4 स्टेट इसमें इस परियोजना में इन्वॉल्व हैं। और गुजरात के बड़ौदा जिले में इसमें एक बांध बनाया हुआ है। सरदार सरोवर जो डैम है उसकी जो स्थिति है वह गुजरात जिले में बनाई गई है और यह 1.219.92 मीटर मतलब 121.92 मीटर जो है इसकी टोटल ऊंचाई है। इसके बाद यदि बात करें हम आगे कि नर्मदा नदी घाटी परियोजना में कौन से डैम हैं, जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो हमने पिछली साइड में देखे थे, ये सभी डैम्स हम एक एक करके इसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहला था इंदिरा सागर, कहाँ पर है मैप में देखते हैं। इंदिरा सागर परियोजना खंडवा जिले के पुनासा में है, यहाँ पर आप देखिए। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है कि इसका शिलान्यास कब हुआ था, तो 1984 में इंदिरा गांधी ने जो है इसका शिलान्यास किया था। और इसके बाद यदि बात की जाए कि इंदिरा सागर परियोजना खंडवा जिले के पुनासा में है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि खंडवा जिले के पुनासा में स्थित है। 1.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिले इससे लाभ होते हैं। टोटल सिंचाई कितनी होती है, 1.23 लाख हेक्टेयर एरिया में इससे सिंचाई होती है। ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा में और महेश्वर परियोजना खरगोन में। भी पूछ लिया जाता है भाई ओमकारेश्वर परियोजना बताइए आप कहाँ पर है, तो है ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा में और महेश्वर परियोजना कहाँ पर है, किस जिले में आती है, खरगोन जिले में आती है। इसके बाद यदि बात करें चंबल घाटी परियोजना की, सबसे इंपॉर्टेंट नर्मदा नदी और सेकंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चंबल घाटी परियोजना। मैप में आपको दिख रहा है चंबल नदी पर कितने टोटल बांध हैं, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर बांध, कोटा बैराज। इसमें यदि हम बात करें कि यह चंबल नदी पर बनती है, ठीक है, चंबल नदी परियोजना है तो चंबल नदी पर ही बन रही होगी। उसके बाद मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी भी परियोजना से रिलेटेड ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वह किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो यदि बात की जाए तो चंबल घाटी परियोजना जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना, इस परियोजना में 3 बांध आते हैं, गांधी सागर, राणा सागर
और जवाहर सागर। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आया है कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भोपाल जल विद्युत गृह कहाँ है, तो मोस्टली आप टिक क्या करेंगे, मध्य प्रदेश करेंगे, क्योंकि नाम क्या दिया हुआ है, भोपाल दिया हुआ है। जबकि भोपाल जल विद्युत गृह कहाँ पर है, राजस्थान में है, और राणा प्रताप सागर जो आपका डैम है उस पर बना हुआ है भोपाल जल विद्युत गृह। तो अगला जो है आपका पेंच परियोजना की बात करते हैं। तो पेंच परियोजना जो किस नदी पर बनी हुई है, सबसे पहले बात करें, पेंच नदी पर बनी हुई है। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो आता है इसी के अंदर आता है। यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा व महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिणी पठार से इसका उद्गम होता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो दक्षिणी पठार है वहां से इस परियोजना का उद्गम होता है। 63,388 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। इससे जो जल निकलता है वो 63,388 हेक्टेयर में सिंचाई करता है। और इसका जो प्रोजेक्ट हुआ था, ये 1986 में इसका प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ था। यदि हम बात करें कि इसका प्रोजेक्ट कब तैयार हुआ था, तो 1986 में इसका प्रोजेक्ट बनके तैयार हुआ था। अगली परियोजना जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वह है बाघ परियोजना। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से बाघ परियोजना, तो ये बनी कहाँ पर होगी, ये ऑब्वियसली बाघ नदी पर बनी है। ये किन दो स्टेट की परियोजना है, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा कि परियोजना किन दो स्टेट्स का, किन स्टेट्स का परियोजना में इन्वॉल्वमेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब थावर परियोजना की बात करें तो यह परियोजना कहाँ है, थावर नदी पर है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले को इससे लाभ मिलता है और 18,212 हेक्टेयर जो है इससे सिंचाई होती है। इसके बाद यदि अगली परियोजना बात की जाए, जोबट परियोजना, यह हथनी नदी पर है। ये मैंने आपको वो भी जब मैप समझाया था, जब बताया था, ये कहाँ पर है, हथनी नदी पर है, जो कि कहाँ पर स्थित है, धार जिले में स्थित है। इसका अन्य नाम चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना है। अन्य नाम भी काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं। यदि जोबट परियोजना का अन्य नाम आपसे पूछ लिया जाए तो ये चंद्रशेखर आजाद परियोजना है। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, तो 34.6 मीटर जो है इसकी टोटल ऊंचाई है और 9,848 हेक्टेयर जो क्षेत्र है इसमें सिंचाई होती है। 9,848 हेक्टेयर जो क्षेत्र है इसमें इसकी सिंचाई होती है। अगला यदि हम बात करें नरगवा परियोजना, नरगवा परियोजना की यदि हम बात करें तो यह परियोजना केन नदी की सहायक नदी पर बनाई गई है। किसकी नदी पर, केन नदी की सहायक पर है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना, यदि बात की जाए, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा लाभ किस जिले को मिलता है, छतरपुर जिले को मिलता है नरगवा परियोजना से। बरगी परियोजना, बरगी परियोजना की बात करें तो यह परियोजना किस नदी पर है, बिल्कुल बरगी नदी पर स्थित है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 69.80 है और लंबाई है जो 5,557 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका दूसरा नाम क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी परियोजना का ज़्यादातर एग्जाम में दूसरे नाम से पूछा जाता है। तो इसका बरगी परियोजना आपको सबको नॉर्मली ध्यान है, लेकिन एग्जाम में पूछ लेगा वो कि रानी अवंतीबाई सागर परियोजना का दूसरा नाम क्या है। तो रानी अवंतीबाई सागर परियोजना का दूसरा नाम जो है वह बरगी परियोजना है। इसका विस्तार जबलपुर, मंडला और कहाँ पर होता है आपका, सिवनी में होता है। इसके बाद अगला जो है बावनथड़ी परियोजना। बावनथड़ी परियोजना को अन्य नाम जो है, देखिए फिर इसका अन्य नाम आया, तो ये परियोजना का अन्य नाम जो है वो राजीव सागर भी है। क्या नाम है इसका, राजीव सागर। यह मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश की और किसकी, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले, इसको सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। सबसे ज़्यादा लाभ की यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा लाभ जो मिल रहा है मध्य प्रदेश के भंडारा को मिल रहा है। इसके बाद सेकंड हलाली परियोजना। यह परियोजना 15,000 हेक्टेयर की सिंचाई की क्षमता रखती है। इसका एक और अन्य नाम है, देखिए फिर ये नाम आया, सम्राट अशोक सागर परियोजना। हलाली परियोजना को सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहा जाता है। इस परियोजना से विदिशा व रायसेन जिले को लाभ मिलता है। टोटल जिले कितने हो जाते हैं आपके, विदिशा और रायसेन जिले इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इस पर 945 मीटर लंबा और 29.57 जो है ऊंचा बांध यहाँ पर इस पर आपको मिलेगा। इसका निर्माण कब हुआ था, 1973 में इसका निर्माण हुआ था और 37,000 हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होती है। टोटल भूमि कितनी सिंचित होती है इससे, 37,000 हेक्टेयर इससे भूमि सिंचित होती है। इसके बाद अगला बात करें माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना की बात करें तो माता टीला परियोजना कहाँ पर है, बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी जिसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रदूषण के आधार पर इसे गंगा कहा जाता है। इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, माता टीला का अन्य नाम पूछ लिया जाए तो आपको बताना है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। माता टीला परियोजना का अन्य नाम रानी लक्ष्मीबाई है। यह मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कौन सी परियोजना है, संयुक्त परियोजना। इसमें मध्य प्रदेश के 6 और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को लाभ मिलता है। यदि टोटल आपसे पूछ लिया जाए कि कितने जिलों को
माता टीला परियोजना से उत्तर प्रदेश के कितने जिले लाभान्वित होते हैं? तो टोटल 6 जिले उत्तर प्रदेश के होते हैं और उत्तर प्रदेश के 4 जिले लाभान्वित होते हैं और मध्य प्रदेश के कितने होते हैं? 6 जिले लाभान्वित होते हैं। मध्य प्रदेश में 1.16 लाख और उत्तर प्रदेश में 1.09 लाख हेक्टेयर इसमें टोटल सिंचाई होती है। और यह माता टीला जल विद्युत भी कहाँ पर है? माता टीला परियोजना में ही स्थित है। यदि अगला हम देखें केन बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि जिसे ग्रेटर गंगोह के नाम से भी जाना जाता है। केन बहुउद्देशीय परियोजना को क्या कहा जाता है? ग्रेटर गंगोह के नाम से भी हम जानते हैं। यह कहाँ पर है? केन बहुउद्देशीय परियोजना है तो ऑब्वियसली कहाँ पर होगी? केन नदी पर होगी। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना, यदि बात की जाए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है? केन बहुउद्देशीय परियोजना है। मध्य प्रदेश में छतरपुर व पन्ना जिले को लाभ मिलता है। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर और किस जिले को लाभ मिलता है? इसमें पन्ना जिले को। इस परियोजना से 50 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। टोटल उत्पादन क्या किया जाता है? 50 मेगावाट विद्युत का उत्पादन इसमें किया जाता है। अब अगला जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वह बात करें चोरल परियोजना की। चोरल परियोजना क्या होती है? चोरल परियोजना चोरल नदी पर है, ठीक है, जो कहाँ पर है? इंदौर में है। पहले मैंने बताया इंदौर पूछा जाए आपसे किस नदी के किनारे पर, तो आपको खान लगाना है। खान नदी के किनारे पर है इंदौर। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र को ज़्यादा लाभ मिलता है। इंदौर शहर को जलापूर्ति की यदि बात की जाए कि इंदौर शहर को जलापूर्ति किस नदी द्वारा की जाती है, तो वह चोरल नदी के द्वारा की जाती है, ना कि खान नदी से। इंदौर बसर खान नदी के किनारे पर जलापूर्ति होती है वह चोरल नदी से होती है। अगला आपको दिख रहा है माही परियोजना। माही परियोजना की बात करें, जो ड्रेनेज सिस्टम हमने देखा था उसमें सबसे छोटा ड्रेनेज सिस्टम, सबसे छोटा अपवाह तंत्र यदि पूछा जाए तो कौन सा है? माही अपवाह तंत्र है। तो माही परियोजना कहाँ पर है? माही नदी पर है। यह परियोजना मध्य प्रदेश के धार व झाबुआ जिले को लाभ मिलता है और 5000 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता इसकी है। अगर माही परियोजना जो बात करें तो 5000 हेक्टेयर की सिंचाई इससे कंप्लीट होती है। इसके बाद अगला आपको दिख रहा है उर्मिल परियोजना। यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी रिपीट हम कर रहे हैं, जो भी जितनी भी परियोजनाएं हम पढ़ रहे हैं और जितनी भी परियोजनाएं हम आगे पढ़ेंगे, इसमें आप बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है और कौन से 2 स्टेट या 3 स्टेट या कितने स्टेट इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इस परियोजना से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले और आसपास के क्षेत्रों को भी लाभ मिलता है। यह परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में जल विभाजक किस रेशो में करती है? ये एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तो होती है, पर उत्तर प्रदेश को कितना भाग मिलता है और मध्य प्रदेश को कितना भाग मिलता है? तो उत्तर प्रदेश को बात करें तो 40 और 60 भाग जो मिलता है किसको मिलता है? आपको मध्य प्रदेश को मिलता है। यहाँ इसकी एक नहर है जो मध्य प्रदेश में 137 किलोमीटर इसकी एक नहर है। उर्मिल बांध उत्तर प्रदेश व नहर निर्माण मध्य प्रदेश। यहाँ भी एक पूछा जा सकता है कि बताइए कि उर्मिल जो बांध बना हुआ है वह उत्तर प्रदेश में है और नहर का निर्माण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। मतलब जो बांध बनाया गया है वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया और उससे जो सिंचाई करने के लिए नहर डेवलप की गई है वह किसके द्वारा की गई है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। इसके बाद अगला आपको दिख रहा है बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना की यदि बात करें, यह परियोजना सोन नदी पर स्थित है। किस नदी पर है बाण सागर परियोजना? सोन नदी पर है। और इस परियोजना से रीवा व सीधी जिले को लाभ मिलता है। किस जिले को? रीवा और सीधी जिले को इस परियोजना से टोटल लाभ मिलता है। 405 मेगावाट विद्युत उत्पन्न किया जाता है। 1.53 लाख क्षेत्र में इसमें क्या होता है? सिंचाई होती है। ठीक, अब यदि हम बात करें अगली तवा परियोजना की, तवा डैम जो हमने देखा, तवा नदी ड्रेनेज सिस्टम में हमने देखी थी कि होशंगाबाद में नर्मदा नदी में मिल जाती है। तो तवा डैम जो होता है, तवा परियोजना है, यह होशंगाबाद जिले की तवा नदी पर है। यह परियोजना 2.47 लाख हेक्टेयर में इससे सिंचाई होती है। काफी इंपॉर्टेंट है ये तवा डैम। उसके बाद अपर वैनगंगा परियोजना। अपर वैनगंगा परियोजना की बात करें तो यह परियोजना किस पर है? बैनगंगा नदी पर है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था बैनगंगा नदी जो है वो दक्षिण की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है। यदि एकमात्र नदी की बात करें जो दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है, तो वह कौन सी है? आपकी बैनगंगा नदी है। जो गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम हमने देखा था, गोदावरी अपवाह तंत्र देखा था जो मध्य प्रदेश में इतना नहीं लगता है, तो उसकी एक सहायक नदी जो है वह बैनगंगा नदी है जो कहाँ से निकलती है? आपकी बालाघाट से निकलती है। इसके बाद अगला जो आपको है, इसे संजय सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना से 1,03,722 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है और बालाघाट व सिवनी जिले जो हैं इससे महत्वपूर्ण जो लाभान्वित होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लाभान्वित होते हैं वो बालाघाट और सिवनी जिले हैं। इसके बाद
मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा, ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं हमारे चैनल की द सक्सेस जोन की, द सक्सेस जोन आपको फेसबुक पे भी अवेलेबल है, इंस्टा पे भी अवेलेबल है, और आप हमें टेलीग्राम पे यदि सभी वीडियोज़ की आप PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ये जो हमारा आज का सेशन था इसमें हमने वाटरफॉल्स और इरीगेशन सिस्टम के बारे में देखा। नेक्स्ट जो मेरा सेशन रहेगा उसमें हम मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, जलवायु और मध्य प्रदेश की वर्षा के बारे में देखेंगे। पूरा वीडियोस PSC, कांस्टेबल, लेबर इंस्पेक्टर सभी के लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।